नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। आज की कहानी है शैलेंद्र की। जब से फैक्ट्री में मेरी दूसरी पाली की शिफ्ट लगी हुई थी, तब से रात्रि में घर जाने में काफी देर हो जाया करता था। ऑफिस से घर की दूरी यही करीब 1 किलोमीटर की रही होगी। जब तक बहुत जरूरी ना हो, रात में घर आने जाने के क्रम में रास्ते में पड़ने वाली सुनसान गलियां, जिनसे होते हुए घर जल्दी पहुंचा तो जा सकता था, पर उन गलियों को पकड़ना मैं पसंद ना करता था, क्योंकि एक तो वहां घात लगाकर बैठे चोर, उनका खतरा, तो दूसरी तरफ कुत्ते बहुत भौंकते थे उधर, जिससे मुझे डर लगता था। इसलिए हमेशा पक्की सड़क वाले मुख्य मार्ग से ही घर जाया करता। उस रात हवा बहुत तेज चल रही थी और शायद जोरों की बारिश भी होने वाली थी। रात के करीब 12 बजे। बच्चे भी सो गए होंगे। पत्नी बिमला भी मेरे बिना खाना नहीं खाती, सो खाली पेट मेरी राह देखती रही। यही सब सोचते और टिफिन बॉक्स हाथ में लटकाए मैं तेज कदमों से घर की तरफ निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद आज उस संकरी और कच्ची गली की राह ले लिया ताकि जल्दी से घर पहुंच जाऊं। इतनी रात और ऊपर से ये सुनसान और संकरी गली। मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि कुत्ते सतर्क होते दिखने लगे, मानो कोई अनचाहा मेहमान आ रहा हो उनकी तरफ। वैसे मानव हो या ये कुत्ते, बिन बुलाए मेहमान किसी को पसंद नहीं आते। अपने इलाके में आने जाने वाले हर एक इंसान को पहचानते हैं ये जानवर। किसी तरह मैं डर डर के आगे बढ़ता रहा। चोरों का ख्याल मन में आते ही मुझे मेरी शादी में मिली वो कलाई की घड़ी खोलकर मैंने जेब में डाल दी। सासू माँ की अमानत वे घड़ी, उनकी आन बान शान थी, जिसका कुशल क्षेम वो अक्सर पूछ ही लिया करती थी। और सुनहरे रंग की उस घड़ी की उच्च गुणवत्ता से भी सभी को परिचित कराने में गौरव महसूस करते उनके चेहरे पर उठता वो चमक देखते ही बनता था। नहीं चाहता था कि मेरी पूजनीय सासू माँ के मन को तनिक भी ठेस पहुंचे। इधर गली में भीतर की ओर बढ़ने पर अब वे संकरी हो चली थी। 2 से 3 आदमी एक साथ आ जाए तो आगे पीछे होकर चलना पड़ता है। फिर सड़क कच्ची भी थी और कहीं कहीं से टूटी। बहुत धैर्यवान होंगे इस गली में रहने वाले, जो इन रास्तों से रोज आते जाते होंगे। मैं महसूस कर रहा था कि 2 चीजें इस वक्त तेजी से चल रही है। एक तो दिमाग में ढेर सारी बातें, और दूसरे इस गली में मेरे कदम। थोड़ा चलने के बाद एक मोड़ आया जहां एक मस्जिद पड़ती है। मस्जिद के ऊपर लगे बड़े भोपू वाले लाउड स्पीकर के अलावा उस अंधियारे में और कुछ भी बड़े ही मुश्किल से दिख पा रहा था। पर मैं महसूस कर पा रहा था कि अब बड़ी अच्छी भीनी सी खुशबू आ रही थी वहां से। साथ ही ठंड भी अब थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी थी। अपने धुन में मैं आगे बढ़ता चला जा रहा था। थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। अभी तक कोई तो ना था मेरे आसपास। यकायक ये किधर से आ गया? कौन है ये? कोई कुत्ता, कोई चोर, या फिर मेरा भ्रम? डर भी लग रहा था। ना तो खुद को लुटवाना चाहता था और ना ही इंजेक्शन लेने का मन था। इसी डर में मेरे कदम और तेज होने लगे। अभी भी कदमों की वो आहट मेरा पीछा कर ही रही थी। अभी तो ये गली भी खत्म नहीं हुआ था। थोड़ा और समय लगता इस पार करने में। अब मुझसे रहा ना गया और बहुत हिम्मत करके पलट कर देख ही लिया तो सफेद साड़ी में लिपटी वो स्त्री थी, जो तेज कदमों से मेरी ओर बढ़ी चली आ रही थी।
अपनी तरफ आती उस स्त्री को देखकर ही साफ प्रतीत हो रहा था कि वे भी तेजी से इस सुनसान अंधेरी गली को ही पार करना चाह रही है। सफेद साड़ी पहनने के कारण उसे अंधेरे में देख पाना आसान था। अब मुझे थोड़ा इत्मीनान हुआ और शांत मन से आगे बढ़ता रहा। तभी ऐसा महसूस हुआ कि वे स्त्री बिल्कुल मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई और मुझे आवाज दे रही हो, थोड़ा रुकिए। मैं पीछे पलटा। सच में वे कुछ कहना चाह रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर अजीब सा तेज, जैसे कोई अप्सरा हो। सफेद साड़ी में खड़ी वे स्त्री अंधेरे को चीरती हुई अपनी एकमात्र उपस्थिति दर्ज करवा रही थी। मैंने पूछा, जी कहिए क्या बात है। जवाब में उस स्त्री ने निवेदन किया कि कृपया साथ साथ चलिए, बहुत अंधेरा होने की वजह से मुझे डर लग रहा है। मैंने सहमति में अपना सिर हिला दिया। अब हम दोनों एक साथ आगे बढ़े जा रहे थे। इतनी रात गए इस सुनसान गली में, वो भी अकेले घर से बाहर निकालने का कारण मैंने उनसे पूछा, परंतु कोई उत्तर न मिला। मैं चुप रहना ही बेहतर समझ के चलता रहा। कुछ पल के बाद जवाब आया, मेरा घर पीछे मोड़ पर ही है। किसी की जिंदगी मौत का सवाल है, इसलिए मुझे अभी निकलना पड़ा। मुझे आप सही आदमी लगे, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे हो रही। किसी अनजान पर इतनी रात में भरोसा करने की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर कभी कभी जरूरत पड़ने पर ऐसा करना पड़ता है। मैं इस बात को समझ सकता था और हम लोग साथ साथ आगे बढ़ते रहे। तभी उस स्त्री ने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। उसके हाथों में एक चमकती हुई अंगूठी थी। ये क्या है, मैंने पूछा। स्त्री ने जवाब दिया, इसे आप पहन लीजिए, आपके काम आएगा। ये आपको डर से ऊपर ले जाएगा और बुरी ताकतों से बचाएगा। उन्हें साफ साफ इनकार करते हुए मैंने खुद को उस अंगूठी से दूर किया और थोड़ा पीछे खिसक गया। देखिए, ऐसा है कि मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करता। आप कृपा करके इसे दूर रखें मुझसे, मैंने बेरुखी से जवाब दिया। उस अंगूठी को लेने से साफ इनकार कर दिया। मैंने एक बात गौर की कि मेरे इतना बेरुखी रवैये के बाद भी उनका चेहरा बिल्कुल शांत था और इतने बेरुखी अस्वीकृति से वे थोड़ा भी विचलित नहीं हुई। मुझे पता नहीं क्यों हैरानी सी भी हो रही थी और बेचैनी सी भी हो रही थी, पर मैं जानता था कि मैं जो भी कर रहा था सही कर रहा था। गली भी अब खत्म होने को थी और पक्की सड़क में अपने सामने देख सकता था। तभी वे स्त्री रुक गई और मुझसे आगे बढ़ते रहने के लिए कहा। कुछ जरूरी वस्तु छूट गई है, इसलिए उसे वापस जाना पड़ेगा। स्त्री ने मुझसे जाने को कहा और खुद वापस लौटने लगी। मैंने उसके साथ चलकर उसे घर तक छोड़ने की बात कही तो शुक्रिया कहते हुए उसने मना कर दिया। तब एक दूसरे को अलविदा कहते हुए हम अपने अपने घर की ओर चल पड़े। घर आकर हाथ मुंह धोया। मेरे पूरा बदन दर्द से दुख रहा था और बुखार भी था, शायद हल्का हल्का। अब बिमला भी मुझे देखकर जाग गई थी। मुझसे खाना खाने के लिए पूछी तो मैंने मना कर दिया और उसे खा लेने को बोलकर लेट गया। और लेटते ही ना जाने कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। अगले दिन फिर अपनी दिनचर्या शुरू हो गई। तड़के तड़के उठकर सुबह का व्यायाम, नहा धोकर बेटे को विद्यालय पहुंचाना, नाश्ता करके फिर ऑफिस को भागना। काम के दबाव से कब सुबह से दोपहर हो गया पता ही न चला। मेरे सहकर्मियों ने खाना खा लेने को कहा। हम लोग आपस में बात करते हुए खाना खाने लगे। बातचीत के क्रम में सामने वाले की अंगूठी देख मुझे बीती रात की घटना याद आ गई। बीती रात की घटी सारी घटना मैंने उन लोगों को बताई। फिर क्या, सबको खिंचाई करने का जैसे बहाना मिल गया हो। तुम इतने स्मार्ट हो ही, तुमसे सगाई करना चाहती होगी, गिफ्ट समझ कर रख लेते हैं। तरह तरह की बातें करने लगे। जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म कर वहां से खिसकना ही मैंने बेहतर समझा और फिर अपने काम में लग गया। मुझे भी कहीं से सहकर्मियों की उल जुलूल बातें सही प्रतीत होने का गलतफहमी हो रही थी कि सच में शायद मैं अच्छा लगा होगा, इसलिए वे अंगूठी मेरे तरफ बढ़ाई होगी और मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। दैनिक उत्पादन का दबाव ज्यादा होने के कारण
आज भी रात के 12 बज गए, पर आज साथ में एक सहकर्मी भी था जो घर वापसी मेरे साथ हो लिया था। थोड़ी दूर तक साथ चलने के बाद वो अपने घर के लिए दूसरी तरफ मुड़ गया और मेरे आंखों के सामने फिर से वही पतली सी गली, संकरी गली थी। मैं उधेड़ बूंद में था कि क्या करूं क्या ना करूं। आज फिर से उसी गली में घुस गया, जैसे कोई मुझे बुला रहा, या मैं खुद से जाना चाहता था, पता नहीं। हाथ में टिफिन बॉक्स लिए मेरा कदम कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। आज कुत्ते नहीं दिख रहे थे, कहाँ गायब थे, सब पता नहीं कहाँ चले गए थे। बहुत अजीब बात है, एक दिन में इतने परिचित हो गए ये बेजुबान जानवर मुझसे। मस्जिद वाले मोड़ से घूमा और थोड़ा आगे बढ़ा ही था, तभी पीछे से आवाज आई, जनाब जरा ठहरिए। मैं ठिठका, पलट कर देखा, लहराते हुए सुनहरे बालों वाली ये वही महिला थी जो पिछले दिन मिली थी। लंबी सी बिंदी लगाए, काली साड़ी में, चेहरे पर एक तेज लिए हुए, मस्जिद के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। इतने अंधेरे में भी एक प्रकाश था उसको चारों तरफ। अजीब सा एक आकर्षण था उसके चेहरे पर। आज भी आपकी मदद चाहिए, मुझे मिलेगी, उस स्त्री ने एक मुस्कान के साथ कहा। मैंने हाँ बोला या ना बोला ये मुझे समझ नहीं आया, फिर भी हामी के साथ सिर हिला दिया। वे मेरे साथ हो ली। आज चुप नहीं थी, वे बोले जा रही थी, जैसे मेरा ही इंतजार कर रही हो कि क्या बताना है, पूछना है, मानो तब पहले से ही सोच रखी हो। मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, घर पर कौन कौन है, मेरी पसंद नापसंद वगैरह वगैरह सवालों के तीर एक एक करके वो फेंकती ही जा रही थी। इसी तरह सवालों का जवाब देते हुए उसके कदम से कदम मिलाए आगे बढ़ा जा रहा था। इतनी रात में अकेले घर से बाहर निकलती हो, किसी को साथ लेकर निकलना चाहिए, मैंने उस स्त्री से कहा। मैंने उससे सवाल किया, आप कहाँ रहती हो, घर पर कौन कौन है। इस पर वे हंसकर बस यही बोली कि क्या करोगे जानकर, बस जब मिलना हो इसी वक्त इसी गली से गुजरना, मैं दिख जाऊंगी, और हंसने लगी। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था ये सब और उसका ऐसा जवाब। बातें करते हुए हम दोनों आगे बढ़े जा रहे थे। उसने अपने कांधे पर लटकाए एक थैले में हाथ डाला और कुछ निकाला। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर रखी थी। कुछ तो था उसके हाथों में, क्या था मैं कुछ समझ नहीं पाया, और फिर मुझे मेरा हाथ आगे बढ़ाने को कहा। मैंने प्रश्न किया, क्या है इसमें। मुस्कुराकर बस वे मुझसे मेरा हाथ आगे करने की जिद करने लगी, जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार ना था। जब अपनी बंद मुट्ठी उसने बिल्कुल ना खोली तो मैंने भी साफ साफ मना कर दिया। हम लोग कितना जानते थे एक दूसरे को, और ऐसे किसी अनजान से बंद मुट्ठी से मैं तो कुछ ना लूंगा। जब मैं नहीं माना तो उसने अपनी बंद मुट्ठी खोली। वही अंगूठी थी उसके हाथों में जो पिछली रात उसने मुझे पहनाने की असफल कोशिश की थी। मैंने उन्हें समझाया कि अगर आप दिन में ये देती तो मैं शायद लेने के लिए सोचता भी, पर इतनी रात गए और ऊपर से ये अंगूठी देखने में ही बहुत कीमती लगती है, इसलिए आप मुझे माफ करें, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं ले सकता। मेरा ना में जवाब सुनकर उस स्त्री की आंखें तंज हो गई और अजीब तरीके से घूरती हुई निगाहों से मुझे बोली कि मैं आपकी पूरी जिंदगी खुशहाल बनाना चाहती हूँ और आप हो कि अपनी अभावपूर्ण जिंदगी से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे। आप इस अंगूठी को एक बार पहनकर तो देखो, आपको एक नई और बिल्कुल अलग ही दुनिया दिखेगी, सारे दुख तकलीफों से ऊपर, अपनी तीखी होती आवाज से उसने मुझे बताया। पर मैं तो उनकी एक भी बात सुनने या मानने को तैयार ना था। ऐसे ही करते करते हम दोनों गली के आखिरी छोर पर पहुंच गए। अब वे स्त्री बिल्कुल एक जगह स्थिर हो गई और मुझे आगे बढ़ते रहने को कहकर खुद वापस अपने घर लौटने के लिए मुड़ी। क्या हुआ, आप वापस क्यों जा रही हो, मैंने प्रश्न किया। मेरे प्रश्न का बिना कोई जवाब दिए वे लौटने लगी। मुझे उसका ऐसा रवैया बहुत ही विचित्र लगा कि जब उसे कहीं जाना ही ना था तो आखिर क्यों आई मेरे साथ गली से इस शोर तक। हाँ, लौटते वक्त मुझे केवल एक बात कह गई कि जब भी कभी मिलना हो या अंगूठी चाहिए हो तो इस गली से गुजरना, इसी वक्त मैं आपको मिल जाऊंगी।
मैं कुछ ना बोला और तेजी से उस गली से बाहर मुख्य मार्ग पर आ गया। बाहर स्ट्रीट लाइट की दूधिया रोशनी से समूचा सड़क नहाया हुआ था। हालांकि रास्ते में इक्का दुक्का लोग ही आते जाते दिख रहे थे, पर अब मैं थोड़ी राहत महसूस कर रहा था। जो कुछ भी अभी घटित हुआ उसे लेकर मन में 100 सवाल भी उठ रहे थे। वो स्त्री ऐसा क्यों कह रही थी? ऐसा क्या था उस अंगूठी में जो मुझे देने और पहनाने को इतना आतुर थी वे? ये सब सोचते सोचते मैं घर पहुंचा। आज फिर से मुझे तेज बुखार हो गया था। बिमला से दवाई मांगा और खाकर बिछावन पर लेट गया। बिमला खाने खाने को आवाज लगाई तो मैंने मना कर दिया। वे पास आकर बैठी। सिर दबाते हुए उसने पूछा कि 2 दिनों से आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। कल चलकर डॉक्टर से दिखा लीजिए। और फिर मुझे थका हुआ देखो वो ज्यादा कुछ ना बोली। अगली सुबह जब उठा तो मेरा सिर भारी लग रहा था, तो बिछावन पर लेटा ही रह गया। बच्चों को आज स्कूल भी नहीं पहुंचा पाया। बिमला को ही उन्हें स्कूल छोड़ने को जाना पड़ा। अपने रसोई के कुछ काम खत्म करके वे मेरे सिरहाने आकर बैठ गई और पूछी, क्या बात है, इतना चिंतित क्यों? कल रात भी आप बहुत परेशान दिख रहे थे। तब मैंने उसे बीते 2 दिनों से उस गली में मेरे साथ घट रही सारी घटना के बारे में बताया। मेरी बातों को सुनकर उसने मुझे भरोसा दिलाया कि चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो अपने गृह कार्य में तल्लीन हो गई। मैं भी आंखें बंद कर कर लेटा रहा। थोड़ी देर बाद बिमला आवाज लगाई कि नहा धोकर तैयार हो जाओ, घर पर किसी को बुलाया है। मैंने पूछा, किसे? उधर से आवाज आई, जब आएंगे तो खुद ही देख लेना। 1 घंटे बाद हमारे परिवार के पुरोहित जी दरवाजे पर दस्तक देते हैं। हम दोनों ने उन्हें चरण स्पर्श किया। पत्नी उन्हें बैठने के लिए कुर्सी दे रही थी। पुरोहित जी बड़े ही ध्यान से मुझे देख रहे थे। बिमला पुरोहित जी के लिए कुछ जलपान लेकर आई। जलपान करने के पश्चात थोड़ी देर तक इधर उधर की बात करने के बाद पुरोहित जी ने मुझे अपने पास बुलाया और सिर पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद की। फिर पिछले 2 दिनों में मेरे साथ जो भी घटित हुआ उसके बारे में विस्तार से पूछा। मैंने उन्हें सारी बातें बताई। पुरोहित जी का चेहरा पर तनाव में साफ साफ देख सकता था। पुरोहित जी ने अपने थैले में भभूत निकाला और मेरे ललाट पर लगाया। वहीं बैठी पत्नी ये सब बहुत ध्यान से देख रही थी। तुम्हारी मुलाकात एक जिन से हुई थी, पुरोहित जी ने बताया। गली के उस आखिरी छोर तक ही उसका दायरा था, इसलिए वे उससे आगे नहीं बढ़ी। अचानक से हवा में फैला वो तेज सुगंध ठंड का एहसास और कुछ नहीं, उसी जिन की उपस्थिति का प्रमाण है। उस अंगूठी के माध्यम से वे तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहती थी, जिसे अगर तुम पहनने की गलती कर लेते तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाता। यह सुनकर मैं तो भीतर तक कांप गया। बिमला ने मेरा हाथ थाम कर मुझे शांत किया। पुरोहित जी ने कहा कि अब भयभीत होने की बात नहीं है, अब कोई खतरा नहीं। पर हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, रात्रि में भूलवश भी उस गली से मत जाना, क्योंकि अभी तक वे जिन तुम्हें अपनी सुंदरता और प्यार से आकर्षित करके और केवल मात्र अंगूठी के सहारे ही अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी। और तुम खुशकिस्मत हो कि तुम गली की आखिरी छोर, यानी उसका दायरा जहां खत्म होता है, वहां पहुंच गए थे। इसलिए वे ज्यादा कुछ न कर सकी और उसे वापस लौटना पड़ा। तभी मैंने पुरोहित जी को टोका, पर पंडित जी, उस गली में तो इतने सारे लोग रहते हैं, उन सब का क्या? पुरोहित जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा ये बताओ, उस वक्त क्या तुमने किसी और इंसान को देखा था उस गली में, उस जिन के सिवा? नहीं ना। लोगों को इस बात की जानकारी होने की वजह से रात के वक्त कोई नहीं निकलता, केवल कुत्ते ही दिखते हैं। मैंने पुरोहित जी को रोकते हुए बोला, मुझे एक बात बहुत अजीब सी लगी। पहले दिन जब मैं उस गली में प्रवेश किया तो ढेर सारे कुत्ते थे जो मुझे गली में आते देखकर ही भौंकने लगे, पर जब अगले दिन मैं फिर से उस गली में घुसा तो एक भी कुत्ता नहीं था। तो क्या? और बोलते बोलते मैं चुप हो गया। मुझे स्वयं ही उसका मतलब समझ में आ गया था। जी हाँ, तुम सही समझे, उसी जिन का ही प्रभाव था ये। जिन बहुत शक्तिशाली होते हैं,
वे किसी पर भी अपना प्रभाव आसानी से छोड़ सकते हैं और बहुत ही आसानी से किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि बच गए, पुरोहित जी ने मुझे बताया। और हो सके तो कुछ दिन के लिए अपनी शिफ्ट ड्यूटी सुबह की लगा लो ताकि शाम होने से पहले घर आ सको, पुरोहित जी ने कहा। मैं तुम्हें ये ताबीज दे रहा हूं, इसे हमेशा पहन कर रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे उतारना मत। ये कहकर उन्होंने अपने थैले से एक ताबीज निकाली और मन ही मन मंत्र पढ़कर उसे पहना दिया। हम दोनों को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देकर पुरोहित जी चले गए। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था और ऐसी बातों पर आज तक कभी भरोसा नहीं किया, जैसे कि मैंने उस गली में मिली उस स्त्री का या तथाकथित जिन को भी बताया था कि इन भूतिया बातों पर या ऐसी बातों पर मुझे यकीन नहीं करता। मेरा दिमाग पुरोहित जी के द्वारा कही बातों पर भी प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर रहा था, पर उस गली में मैंने जो भी अनुभव किया उसे सभी सामान्य नहीं कहा जा सकता। परिस्थिति को देखने के नजरिए हर किसी का अलग अलग होता है। हर इंसान अपने हिसाब से परिस्थिति का आंकलन करता है। यह जरूरी भी नहीं कि वे आंकलन हर बार सच्चाई से हमेशा मेल खाता हो। अब सच क्या है, यह ना तो मैं जानता था और ना ही शायद पुरोहित जी। ये तो भगवान को ही पता हो। हाँ, एक बात तो थी मेरे दिमाग में जो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, उस गली में घटी घटनाओं को लेकर और उस स्त्री के बारे में। पुरोहित जी की कही बातों से मुझे उसका उत्तर तो मिला, पर अब मैं बहुत डर गया था, जिसके कारण भूलकर भी अब उस गली के भीतर तो नहीं जाने वाला था मैं। आज उस घटना को करीब 15 साल होने को है। उस गली के पास से मैं अनेक बार गुजरता हूं, पर अब भी भीतर जाने की हिम्मत नहीं होती। मन मस्तिष्क में बस यही एक सवाल घूमता है कि क्या सच में वे स्त्री थी या कोई जिन। तो कभी आप तो नहीं गए किसी ऐसी सुनसान गलियों में? ध्यान रखिए, वो कहीं भी मौजूद हो सकता है। आप सबका धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।